हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो का जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पार्ट सेकंड। ये पार्ट फर्स्ट का कंटिन्यूस पार्ट है इसका। इसके अंतर्गत हम कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, रीमान डेफिनेशन, ये जो टॉपिक हैं इनको कवर करेंगे। ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 18वां लेक्चर है। ये बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक है। इससे पूर्व हमने 17 जो वीडियोज़ हैं कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इस यूट्यूब चैनल पर हमने अपलोड कर दिए गए हैं। और कॉलेज जो राजर्षि कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है CCE राज RRC अलवर, वहाँ पर इसकी अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पार्ट सेकंड, इसमें हम कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल क्या होता है, उसकी रीमान डेफिनेशन क्या होती है, और कुछ एग्जांपल लेकर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट पार्ट फर्स्ट में से रह गए थे, उनको भी यहाँ पर हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। कुछ हमने रेगुलर जो पाथ है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर रेगुलर पाथ क्या होता है कि कोई भी इंटीग्रल यदि हम करते हैं तो उसके लिए रेगुलर पाथ होना आवश्यक है। तो इसके लिए यदि कोई भी जेड टी, मान लीजिए क्लोज इंटरवल ए से सी है, आपका कोई भी फंक्शन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, तो यहाँ पर ये आपका जो पाथ है ये जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा पी के रूप में डिफाइंड है। तो यहाँ पर एक्स डैश टी और वाई डैश टी आर कंटिन्यूस इन द रेंज ऑफ दिस। तो रेगुलर देखिए यहाँ पर स्मूथ, आप स्मूथ जो पाथ है वो उसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी प्रकार का ये रेगुलर पाथ है आपका, कि ये आपका रेगुलर पाथ कहलाता है यदि एक्स डैश टी और वाई डैश टी आर कंटिन्यूस इन दी गिवन रेंज अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू बीटा, देन दिस पाथ इज कॉल्ड रेगुलर पाथ ऑफ जॉर्डन कर्व। तो यहाँ पर आप ये डेफिनेशन की बात आती है तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि रेगुलर जो पाथ है जॉर्डन कर्व का इज ऑलवेज रेक्टिफाइबल। रेक्टिफाइबल क्या होता है आपका, चाप कलनीय होता है आपका, कि चाप की हम गणना कर सकते हैं, चाप को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि इस टाइप की कंडीशन है तो उसके लिए हमारा जो कर्व है वो रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर कर्व यदि है तो हम कह सकते हैं कि वो चाप कलनीय है। तो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार कंटूर की बात आती है तो कंटूर भी आपका इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके डेफिनेशन आपकी है कि जॉर्डन कर्व कंसिस्टिंग ऑफ कंटिन्यूअस चेन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर पाथ्स इज कॉल्ड कंटूर। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये कंटूर है, जिसका कंटूर इंटीग्रेशन का अलग से चैप्टर है आपका, तो वहाँ पर आप इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए जॉर्डन कर्व्स कंसिस्टिंग ऑफ कंटिन्यूअस चेन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर पाथ्स इज कॉल्ड कंटूर। ए सिंपल क्लोज कर्व इज कॉल्ड ए क्लोज कंटूर। देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व, देखिए मैंने आपको सिंपल कर्व के बारे में भी बताया है और क्लोज्ड कर्व के बारे में बताया है। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड क्लोज्ड कंटूर। देखिए कोई भी कर्व क्लोज्ड है तो वो क्लोज्ड कंटूर के रूप में कहलाएगा इफ़ इट हैज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर कर्व्स। तो इफ़ इट हैज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर कर्व, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये वाली कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाती है तो देन वी से दैट दिस इज क्लोज्ड कंटूर। और कंटूर क्या है, ये कंटिन्यूस आपकी चेन है किसकी, फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर पाथ। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, द कंटूर इज ऑलवेज रेक्टिफाइबल। तो यहाँ पर जो कंटूर होता है आपका हमेशा एक रेक्टिफाइबल होता है, और कंटूर को हम चाप कलनी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे सर्किल है आपका, ट्रायंगुलर है, ये क्या है, ये क्लोज्ड पाथ हैं जिनको हम चाप रेक्टिफाइबल क्या होता है आपका चाप कलनी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो द बाउंड्रीज ऑफ ट्रायंगुलर्स रेक्टेंगुलर्स आर एग्जाम्पल ऑफ क्लोज कंटूर सर्किल। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार लेंथ ऑफ कंटूर की बात आती है तो लेंथ ऑफ इंटरवल जैसे आपने निकाला था तो उनका समेशन जितने भी हम कंसीडर करते हैं, तो यदि मान लीजिए कोई क्लोज इंटरवल है आपका
ए से बी में, तो उसके आधार पर हम इसको कंसीडर करेंगे। तो उसके हम पाथ कंसीडर, जब भी आप इसके आधार पर कंसीडर करेंगे तो जो इसकी लेंथ है कंटूर की, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन k इक्वल टू 1 टू n, और n टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है, और z k-1 का जो मोड है इसका समेशन होगा। तो ये जितने भी इंटरवल लिए हैं, कोई भी क्लोज इंटरवल आपने लिया है तो उसको हम सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे, और सब इंटरवलों की जो लेंथ होगी उनका समेशन उस टोटल जो कंटूर की है आपकी वो लेंथ होगी। तो इस प्रकार आप इसको लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए Z0 है आपका, ये Z1 है, Z2 है, Z टू ZK-1, ZK+1 और Z है। तो ये n आपके पार्टीशन हैं आपके इसमें। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए एक इंटरवल Z0 Z1 है, दूसरा इंटरवल Z1 Z2 है। इसी प्रकार केवा जो इंटरवल है ZK-1 ZK, तो ये जो केवा इंटरवल है इसकी जो लेंथ है आपकी, जो r पाथ है इसकी, ये इसके एक्साइट के रूप में आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है आप उसको आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो लेंथ टोटल है यहाँ से यहाँ तक का इसका समेशन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का इसका समेशन हो जाएगा। तो ये टोटल लेंथ है आपकी। तो देखिए यहाँ पर Z1 Z2 का जो मोड है वो ये लेंथ हो जाएगी आपकी। इसी प्रकार Z1 Z2 की जो लेंथ है Z2 माइनस Z1 ये हो जाएगी आपकी। तो इसको टोटल यदि हम करते हैं तो टोटल इस पाथ की लेंथ हो जाएगी। तो इस प्रकार इसको हम कैलकुलेट कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क हैं। इफ़ द पॉइंट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉन्साइड देन कंटूर इज क्लोज्ड। यदि अल्फ़ा और बीटा यदि मान लीजिए कॉन्साइड है तो यहाँ पर इसको आप क्लोज कंटूर के रूप में कंसीडर करेंगे। और क्लोज कंटूर आप क्या होता है, एवरी कंटूर इज ऑलवेज रेक्टिफायर होता है आपका। ये हम पहले भी बता चुके हैं। इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग द कर्व ए बी एंड इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग सच क्लोज कंटूर सी आर रिटन एज। तो यहाँ पर देखिए ए बी जो पाथ है आपका ए बी के रूप में है, तो आपका इंटीग्रल ए बी एफ जेड डी जेड, और सी यदि पाथ है आपका तो एफ जेड डी जेड के रूप में, इंटीग्रल के रूप में। इस टाइप के नोटेशन आपके आएंगे जब भी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंतर्गत इंटीग्रल का हम अध्ययन करेंगे। तो इस टाइप के इंटीग्रल्स आप इसमें डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर यदि सी पाथ है तो यहाँ पर सी, यदि इसकी कुछ वैल्यू है तो आप इसको कंसीडर करेंगे। तो C1 C2 C3 इस प्रकार के बहुत सारे कर्व यदि हम कंसीडर कर रहे हैं कंटूर के रूप में तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब इसका जो तीसरा टॉपिक है, सिंपली और मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स क्या होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके आधार पर हम कंटूर हम डिसाइड करते हैं उसकी लेंथ। तो यहाँ पर ए रीजन आर इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड। यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिए आप। ए रीजन आर इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड इफ़ एनी सिंपल क्लोज्ड कर्व, देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, इफ़ एनी सिंपल क्लोज्ड कर्व लाइंग इन आर, यानी कोई भी रीजन आर में यदि ये लाई करता है, कैन बी श्रिंक टू ए पॉइंट विदाउट लीविंग आर। तो आर को रीजन श्रिंक का मतलब होता है आपका, इसके आधार पर हम श्रिंक करते हैं जब भी हम उसको हम समेटते हैं, उसको हम छोटा करते हैं तो एक छोटा पॉइंट निकल के आता है। तो उसमें उसी रीजन में निकल के आना चाहिए उसका श्रिंक। यदि हम करते हैं तो ये पॉइंट विदाउट लीविंग आर होना चाहिए। तो किसी भी पॉइंट के रूप में यदि हम निकालते हैं तो उसका यूनिक रूप में होना चाहिए। इन अदर वर्ड ए रीजन इज सेड टू बी सिंपली कनेक्टेड इफ एवरी क्लोज्ड कर्व लाइंग विद इन इट्स इनक्लोज्ड ओनली पॉइंट्स ऑफ द रीजन। A region is called multiple connected if it is not simply connected। यदि simply connected नहीं है तो ये आपका multiple connected हो जाएगा, multiply connected हो जाएगा। तो यहाँ पर connected जो consider है इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे सिंपली कनेक्टेड रीजन को यदि हम डायग्राम के माध्यम से है तो ये सिंपल है। तो इसको यदि मान लीजिए कोई भी पॉइंट को हम श्रिंक करते हैं, पूरे कर्व को श्रिंक करते हैं तो ये पॉइंट के रूप में निकल के आता है। तो पॉइंट रूप में निकल के आता है तो वो पॉइंट आपका इसी कर्व में होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो आपका डायग्राम है आपका, सी कोई कंटूर है आपका, ये आपका सिंपली कनेक्टेड रीजन होगा इस कंटूर का। तो इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार मल्टीपल कनेक्टेड रीजन क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे आपके कंटूर एग्जिस्ट करते हैं। एक कंटूर यदि आपको सी है और C1 और C2 इसके अंदर दो टूर हैं तो ये आपके मल्टीप्लाई
आपका कनेक्टेड रीजन हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि हम इसको हम श्रिंक करते हैं तो इसका एक पॉइंट इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसके आधार पर यदि हम कंसीडर करते हैं तो इसमें ये रीजन कंसीडर हो सकता है। तो ये मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन के रूप में, तो इसमें बहुत सारे कर्व हो सकते हैं कि यदि इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि यदि ये कर्व जिसके अंतर्गत हम कंटूर लेते हैं उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर यदि इसकी एंटी क्लॉकवाइज है तो इनकी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपकी क्लॉकवाइज है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार इसकी जो डायरेक्शन है आपकी क्लॉकवाइज है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा इसके आधार पर कंसीडर करते हैं। तो इसके जो कंटूर अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं वो उसके अपोजिट होते हैं। यदि वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्लॉकवाइज होगा अंदर का, और अंदर यदि क्लॉकवाइज है तो वो बाहर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस प्रकार इसकी डायरेक्शन भी हम निर्धारित कर सकते हैं। अब बात आती है आपका फोर्थ पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन क्या होता है कि ये सिंपल डेफिनेशन है आपकी कि कोई भी मान लीजिए फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी से सी में, ये आपका बी ए फंक्शन विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट यू टी एंड बी टी, देन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ यू एंड बी आर इंटीग्रेबल और डिफाइंड एज फॉलो। तो यहाँ पर यदि ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो पॉइंट है आपके कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के यू टी और बी टी, ये आपके रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये यदि दोनों से मिलने वाला जो आपका फंक्शन होगा वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि ये दोनों रियल हैं और इंटीग्रेबल हैं, देन वी से दैट दिस इज आपका इंटीग्रेबल होगा। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन आपका इंटीग्रेबल कब होगा? जब उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपके इंटीग्रेबल होंगे। तो ये आप भली भांति जानते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन आपका क्या होता है, एफ टी इक्वल टू यू टी प्लस बी टी आयोटा बी टी। तो ये यू टी और बी टी यदि इंटीग्रेबल है देन वी से दैट एफ टी इज इंटीग्रेबल। इस प्रकार आप इसको निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी यू टी डी टी प्लस आयोटा इंटीग्रेशन ए टू बी बी टी डी टी। तो ये आपके इमेजनरी और रियल पार्ट आप आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के भी हम रियल और इमेजनरी पार्ट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। ये रीमान डेफिनेशन के आधार पर है आपका। रीमान डेफिनेशन के आधार पर यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए एफ जेड कोई कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में डिफाइंड है और इस रेंज के अंतर्गत कंसीडर है। तो अल्फ़ा टी की वैल्यू अल्फ़ा और बीटा के बीच में है। तो ये आपका पार्टीशन है, आर वैल्यू ऑफ जेड करस्पॉन्डिंग पार्टीशन। तो इस पार्टीशन की ये वैल्यू है ऑफ इंटरवल की इसकी। तो देन बी से दैट जी एफ जाई जो एफ जाई के है ये जेड के माइनस जेड के जो ओपन इंटरवल है इसका एलिमेंट है, यानी इसके बीच में एलिमेंट है। तो द कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड फ्रॉम ए टू बी अलोंग दी कर्व सी इज डिनोटेड बाई। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको देखना होगा कि कोई भी फंक्शन आपको एफ जेड दे रखा है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है आपका एफ जेड, और वो ए से बी में परिभाषित है, यानी ए से बी आपकी लेंथ है आपकी फ्रॉम ए टू बी अलोंग द कर्व सी, जिसकी लेंथ जेड इक्वल टू जेड जीरो से यानी ए इक्वल टू जेड जीरो से जेड एन इक्वल टू बी तक जाती है। तो उसका जो इंटीग्रल है उसको हमने सब इंटरवल में हमने डिवाइड किया है पार्टीशन के रूप में, और उनका समेशन आपका इंटीग्रल के रूप में निकल के आएगा। तो इंटीग्रेशन को यदि हम डिफाइन करना चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल ए टू बी एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कर्व सी एफ जेड डी जेड। तो इसको यदि हम डिफाइन करना चाहते हैं रीमान डेफिनेशन से तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा के इक्वल टू 1 टू n एफ एक्स आई के जेड के माइनस 1। तो यहाँ पर जो नॉर्म है पी का वो टेंस टू जीरो है। तो इसका आप आसानी से कंसीडर कर सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है सब इंटरवल्स की वो अप्रोक्सीमेट जीरो के बराबर होगी।
तो यहाँ पर इसका जिसका सीधा सा अर्थ है कि यदि हम सब इंटरवल में हम डिवाइड करते हैं तो वो इंटरवल की जो लेंथ है वो मिनिमम होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट 0 की होनी चाहिए। तो उसके आधार पर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी इंटीग्रल यदि इस प्रकार का कोई सवाल आता है तो इस प्रकार इंटीग्रल आप आसानी से रीमान डेफिनेशन को यूज़ करते हुए आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये आपका कर्व है, इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक्स के इसके जो पाथ है उसकी लेंथ है, ये इसके बीच में लेंथ डिसाइड होती है। तो यहाँ पर देखिए z(k-1) और z की जो इंटरवल है इसके बीच का जो आर्क लेंथ है ये है, आप इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये वाली जो डेफिनेशन है सिंपल इंटीग्रल है, आपके रीमान डेफिनेशन के आधार पर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका एक एग्जांपल है कि इंटीग्रल डी जेड बाई रीमान डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन वेयर कर्व सी इज रेक्टिफाइबल आर जॉइनिंग द पॉइंट जेड इक्वल टू ए टू जेड इक्वल टू बी। तो यहाँ पर इसका यदि हम रीमान डेफिनेशन से हम मान निकालना चाहते हैं तो सिंपल आपकी डेफिनेशन है, अभी वाली जो डेफिनेशन है कि वी नो दैट बाई रीमान डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन अलोंग विद पाथ सी फ्रॉम ए इक्वल टू z0 टू zn इक्वल टू बी। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट हैं ए टू बी। तो यहाँ पर हम इस डेफिनेशन को हम जानते हैं। अभी हमने डेफिनेशन में आपने देखा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड का जो है आपकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा के इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई के जेड के माइनस 1। तो ये जो डेफिनेशन है इसको हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाई कंपैरिजन एफ जेड इक्वल टू मान लीजिए ये 1 ले लिया है, तो इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है आपका वो यहाँ पर देखिए एफ जेड की जगह पर क्या है आपका 1 है। तो यहाँ पर ये जो 1 है इसका एफ जेड इक्वल टू यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो एफ जेड इक्वल टू 1 हमने कंसिडर किया है। तो इसको डेफिनेशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स आई के की जो वैल्यू है मान लीजिए 1 है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू 1 पुट करने पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा के इक्वल टू 1 to n जेड के माइनस 1 की जो लेंथ है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको समेशन के रूप में यदि हम कंसीडर करते हैं तो उसके आधार पर आप निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 का जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा आपका। देखिए इसको यदि एन के इक्वल टू मान लीजिए 1 लेते हैं तो z1 माइनस z2 हो जाएगा। के इक्वल टू मान लीजिए 2 लेते हैं तो z2 माइनस z1 हो जाएगा। इसी प्रकार के इक्वल टू 3 लेते हैं तो यहाँ पर z3 माइनस z2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ये सीक्वेंस आपकी प्राप्त होगी। तो यहाँ से देखिए z1 से z1 कैंसिल हो जाएगा, z2 से z2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसी प्रकार z3 से z3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचा क्या है, देखिए z0 बचा है यहाँ पर माइनस का, और लास्ट में आपका देखिए zn-1 तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में zn बचेगा। तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी zn माइनस z0। अब zn आप जानते हैं कि शुरुआत में क्या था, zn इक्वल टू b था। इसी प्रकार यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी z0 क्या है आपका a है, तो दिस इज इक्वल टू b आ जाएगी। तो टोटल जो लेंथ है आपकी वो आपकी b माइनस ए। आप जानते हैं कि क्लोज इंटरवल आपका यदि a और b है तो उसकी जो लेंथ होगी b माइनस ए के बराबर होगी। तो इस प्रकार यदि 1 फंक्शन है तो उसका b माइनस ए होगा, यदि z है तो z²/2 यानी b² माइनस a² अपॉन 2 के रूप में निकल के आएगी। तो इस प्रकार आप इसकी जो इंटीग्रेशन का पार्ट है आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय रीमान डेफिनेशन के माध्यम से। इस प्रकार अब कुछ रियल लाइन इंटीग्रल्स हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को हम रियल लाइन इंटीग्रल के इक्विवेलेंस भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए सपोज कीजिए p एंड q आर रियल एंड कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ x एंड y एट ऑल पॉइंट्स ऑफ कर्व c, देन रियल लाइन इंटीग्रल ऑफ pxy dx q dy along the curve c denoted by। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये जो इसका इंटीग्रल है आपका p dx प्लस q dy, ये आपने सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ा होगा। इस टाइप की जो ग्रीन्स थ्योरम है आपकी उसमें भी आपने यूज किया होगा। तो ये आपका रियल लाइन इंटीग्रल कहलाता है, इसको हम ग्रीन थ्योरम से एरिया के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं। कुछ रिमार्क हैं यहाँ पर कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी है और डी जेड इक्वल टू मान लीजिए डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई है।
देन द कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल कैन बी रिटन एज। तो ये कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल को हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इसको यदि हम चेंज करते हैं तो एफ जेड यदि जो वैल्यू है एफ जेड की वैल्यू हो जाएगी आपकी यू प्लस आयोटा बी, और डी जेड की वैल्यू हो जाएगी डी एक्स प्लस आयोटा बी। इस वैल्यू को यदि हम इसमें पुट करते हैं तो इसको हम कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आएगी। इसका रियल पार्ट है ये रियल इंटीग्रल का, ये इसका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों आप आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। इसका सेकंड रिमार्क है आपका, इफ कर्व सी इज क्लोज्ड देन द पॉइंट्स ए एंड बी आर कोइंसाइड देन द इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटरवल इज जीरो। तो ये आगे हम थ्योरम भी पढ़ेंगे, बहुत सारी थ्योरम है इसके आधार पर। तो इसके आधार पर यदि क्लोज कर्व है तो उसके जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं यानी बी और ये कोइंसाइड हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है 7th पॉइंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। इसको एमएल फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये ज़्यादातर यूज होता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है थ्योरम के रूप में है आपका ये, इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूस ऑन ए रेक्टिफाइबल कर्व सी of length L and if there is a positive number capital M such that norm of fz mode of fz less than equal to M for every point z on C, then norm of integral fz dz less than equal to ml। ये ml फार्मूला के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं, या तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल कह सकते हैं या ml फार्मूला के रूप में इसको बोल सकते हैं। तो ये सिंपल थ्योरम कभी कभी पूछ ली जाती है। यदि हम प्रूफ देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये गिवन है आपका एफ जेड का जो मोड है लेस देन इक्वल टू एम है, और ये आपको प्रूव करना है। और ये एल आपकी इंटरवल है आपका, इसको हम आसानी से लेंथ ऑफ कंटूर जो भी कर्व लिया है उसकी लेंथ है। तो यहाँ पर हम जानते हैं लेंथ को भी हम डिफाइन करना चाहते हैं, एम आपको गिवन है, ये इंटीग्रल है आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। तो यहाँ से हम वी नो दैट, तो इसको प्रूव यदि हम करते हैं तो वी नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। तो ये हम जानते ही हैं कि एफ जेड डी जेड जो इंटीग्रल है आपका लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा के इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई के जेड के माइनस 1। तो ये जो लेंथ है आपकी, लेंथ के रूप में यदि हम कंसीडर कर सकते हैं तो उसको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिस इज इक्वल टू, यदि हम इसका पूरे का मोड लेते हैं, देखिए इंटीग्रल एफ जेड डी जेड का हम वैल्यू निकाल जानते हैं। तो यदि इसका यदि मोड लेते हैं तो ये पूरे का मोड होगा, और विच इज़ लेस देन इक्वल टू, यदि ये वाली प्रॉब्लम अप्लाई करते हैं तो ये कौन सी प्रॉब्लम है आपकी कि यदि इस प्रकार की यदि कंडीशन डिफाइंड होती है तो दिस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ये होगा। तो इन दोनों का नॉर्म के बराबर हो जाएगा। तो नॉर्म में भी अप्लाई होगी और मोड में भी होगी। तो यहाँ पर यदि आप एमएससी मैथमेटिक्स से करना चाहोगे तो ये नॉर्म के रूप में भी डिफाइंड होगा। तो ये यहाँ पर मोड है आपका एफ एप्सिलॉन। आप कंसीडर यदि हम कंसीडर करते हैं तो एक्जाई जो के है आप इसका मोड, और जेड के माइनस 1 का जो मोड है इन दोनों के लेस देन के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यदि हम इसको इसको हम जानते हैं कि ये एफ जेड का जो मोड है लेस देन एम होगा, तो ये इसके इक्विवेलेंस होता है। ये अल्पांश जो आपने लिया है सब इंटरवल के सब इंटरवल आपने लिया है उसकी वो होगा। तो ये इससे लेस देन है तो ये एम लेस देन होगा। तो विच इज़ लेस देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन सिग्मा के इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम मोड ऑफ जेड के माइनस 1। तो ये आप देख सकते हैं कि m आपका कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट को यदि आप इधर लेते हैं तो ये वाली जो लेंथ है आपकी, ये लेंथ ऑफ कंटूर, लेंथ ऑफ कर्व उसके रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू ml। तो इस प्रकार आप इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि मोड ऑफ इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज लेस देन इक्वल टू ml। तो इस प्रकार यदि ये थ्योरम आपसे पूछी जाती है तो आपके 5 नंबर की या 2 नंबर की ये थ्योरम यदि आती है तो आप इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ये आपका लेंथ का फॉर्मूला है, इसको आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू मान लीजिए 1/z² है। सी कोई स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग कर रहा है कर्व फ्रॉम आई आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा। तो यहाँ से आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा से ये लाइन ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों पार्ट हैं आपके, यहाँ पर इसको हम x प्लस आयोटा वाई के रूप में लिखेंगे तो ये 0 1 हो जाएगा,
और x प्लस आयोटा वाई के रूप में यहाँ पर 3 और 1 हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पर, और x की जो वैल्यू होगी आपकी 0 से 3 के रूप में होगी, तो इसकी जो लेंथ होगी आपकी 3 हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो मोड है इंटीग्रल एफ जेड डी जेड विच इज लेस देन इक्वल टू 3 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसको प्रूव कंसिडर करेंगे कि वी नो दैट और ऑल जेड ऑन ऑफ ऑल जेड ऑन कर्व सी की मोड ऑफ एफ जेड इक्वल टू 1/, मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, और मोड ऑफ जेड उसका तो इसको लिख सकते हैं 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कर्व यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं तो इसके आधार पर यदि हम देखते हैं तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 1 हो जाता है, क्योंकि x का मान 0 से 3 है और y का मान 1 से 1 है, तो ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर 1/1 प्लस x², और x यदि पॉजिटिव देखिए x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, परंतु x² पॉजिटिव होता है तो ये ग्रेटर देन इक्वल 1 के होगा। तो ये m की वैल्यू आपने निकाल ली, तो ये लेस देन m है तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाती है, तो ये m की वैल्यू है 1। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो m की वैल्यू यदि हम इसमें डिफाइन कर देते हैं तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो लेंथ है कर्व की l इक्वल टू 3 निकल के आएगी, क्योंकि x की वैल्यू है यहाँ पर 0 से 3, तो 3 माइनस 0 0 होगा। y की जो लेंथ है वो आपकी एक स्ट्रेट लाइनिंग है आपकी y इक्वल टू 1 पर। देयरफॉर बाय थ्योरम बी ऑब्टेन मोड ऑफ एफ जेड डी जेड का जो इंटीग्रल है लेस देन इक्वल टू एम एल, ये एम एल फॉर्मूला के रूप में भी है, दिस इज इक्वल टू 3। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 3 के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एल जो है आपकी, इसकी लेंथ है आपकी 0 से 3 के बीच की जो लेंथ है वो 3 हो जाएगी, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो m का मान यहाँ से हमने 1 निकाला है, तो ये दोनों वैल्यू इसमें अप्लाई कर सकते हैं।